आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। पराशरम दबाव पर पिछले दिन चर्चा हुई थी। इसी क्रम में पराशरम दबाव से जुड़े 3 प्रकार के घोलों पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला घोल है समपराशरी घोल। शीर्षक से स्पष्ट है, वैसा घोल जिसका पराशरम दबाव समान हो, या ऐसा कहें वैसे घोल जिनके पराशरम दबाव समान होते हैं समपराशरी घोल कहलाते हैं। तो पराशरम दबाव समान कब होगा? दो घोलों के पराशरम दबाव समान कब होंगे? जब उनकी सांद्रता समान हो और दोनों घोलों के जो घुलने हैं उनका न तो संयोजन होता हो न वियोजन होता हो, न तो एसोसिएशन होता हो न डिसोसिएशन होता। संयोजन और वियोजन को अभी हम लोग 10 मिनट बाद विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आप यही मान लीजिए कि 2 पदार्थ के घोल हैं और दोनों ही का संयोजन अथवा वियोजन नहीं हो रहा, दोनों को। तो ऐसे पदार्थों के समान सांद्रता के जो घोल होंगे उनका पराशरम दबाव भी समान होगा और इसलिए वो समपराशरी घोल कहलाएंगे। उदाहरण के लिए ग्लूकोज, यूरिया, इन दोनों के घोलों को हम लोग अलग, ग्लूकोज या यूरिया के मोलर घोल या मोलर घोल आपने तो दोनों के पराशरम दबाव समान होंगे और ये घोल समपराशरी घोल के उदाहरण होंगे। एक बात और कि समपराशरी घोलों के वाष्प दबाव भी बराबर होते हैं, वाष्प दबाव भी समान होते हैं। इसलिए समपराशरी घोलों को समदाबी घोल, आइसोपिएस्टिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। समदाबी घोल आइसोपिएस्टिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, वैसे घोल जिनके पराशरम दबाव समान है क्या है? समपराशरी घोल। और चूंकि समपराशरी घोलों के वाष्प दबाव भी समान होते हैं इसलिए इनको समदाबी घोल के नाम से भी जाना जाता है। अब मान लीजिए कि 2 घोल हैं ए और बी। ए और बी, ए का पराशरम दबाव बी के पराशरम दबाव से अधिक। तो यहां घोल ए को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे और बी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। यानी घोल ए घोल बी के सापेक्ष हाइपरटोनिक अति परिसारी घोल होगा और घोल बी घोल ए के सापेक्ष निम्न पराशरी घोल अर्थात हाइपोटोनिक घोल होगा। तो यहां आपने देखा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोपिएस्टिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हम लोग आ रहे हैं, देखिए आपको याद होगा हमने कहा था कि इस पाठ का शीर्षक है
घोलों के अनुसंख्य गुण, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, 4 गुणों की चर्चा हुई। अब इन चारों गुणों को घोल के वाष्प दबाव के अवनमन, घोल के क्वथनांक के उन्नयन, घोल के हिमांक के अवनमन और घोल के परासरण दबाव, यही 4 घोल के अनुसंख्य गुण हैं। अब हम लोग बारी बारी से यह सिद्ध करेंगे कि ये घोल के अनुसंख्य गुण हैं। तो इसको सिद्ध करने के पहले एक बात फिर से आप याद कर लीजिए कि घोल के अनुसंख्य गुण क्या होते हैं। घोल के वैसे गुण जो घुल्य के कणों की संख्या अर्थात घुल्य के अणुओं या ग्राम अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर करते हो, उनको कहा जाता है घोल के अनुसंख्य गुण। यानी वैसे गुण, घोल के वैसे गुण जो घुल्य के परिमाण पर नहीं बल्कि घुल्य के कणों की संख्या अर्थात घुल्य के अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं अर्थात मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं क्या कहा जाता है, घोल के अनुसंख्य गुण। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखें घोल के वाष्प दबाव के अवनमन को कि यह कैसे अनुसंख्य गुण है। घोल के वाष्प दबाव का अवनमन एक घोल का एक अनुसंख्य गुण है। इसको सिद्ध करना है। अंग्रेजी में कहेंगे इसको, तो आप लोग कई तरह से सुन रहे हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। इसे सिद्ध करेंगे, याद कीजिए रॉल्ट का नियम, रॉल्ट के नियम के अनुसार क्या है, पीओ माइनस पीएस अपॉन पीओ इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। आपको पहले से पता है, फिर से हम लिख दे रहे हैं। पीओ क्या है, घोलक का वाष्प दबाव, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पीएस क्या है, घोल का वाष्प दबाव, स्मॉल एन क्या है, घुल्य का मोल पदार्थ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल प्रभाज को अणु भिन्नांक भी कहा जाता है। और कैपिटल एन क्या है, घोलक का मोल पदार्थ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर क्या हो जाता है,
इसको रख दीजिए। तो ये क्या हो गया हुआ, पीओ माइनस पीएस अपॉन पीओ। पीओ माइनस पीएस क्या हुआ, घोल के वाष्प दबाव का अवनमन, लोअरिंग ऑफ प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और इसमें पीओ से घोलक के वाष्प दबाव से भाग दे देते हैं, तो ये पूरा हो जाता है घोल के वाष्प दबाव का सापेक्ष अवनमन। और ये हो गया घुलने का मोल प्रभाव। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है कि पीओ माइनस पीएस अपॉन पीओ इज इक्वल टू दिस मच मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए, आपको फिर हम याद दिला रहे हैं कि घोल के अणुसंख्य गुणों की बात अति तनु घोलों के संदर्भ में होती है। तो अति तनु घोलों के लिए, बहुत तनु घोलों के लिए क्या होता है, अति तनु घोलों में क्या होता है, घुलने का परिमाण घोलक के परिमाण की तुलना में बहुत कम होता है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए स्मॉल एन इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल एन। इसलिए क्या होगा, स्मॉल एन को यहां पर हम लोग आगे छोड़ सकते हैं, ये नेग्लिजिबल हो जाता है, नगण्य हो जाता है। तो क्या हो गया इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से, समीकरण 1 से, पीओ माइनस पीएस अपॉन पीओ इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल, और पीओ माइनस पीएस इज इक्वल टू क्या हो गया, पीओ इंटू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। तो देखिए क्या हो गया, अब ये समीकरण 2, इक्वेशन नंबर 2 जो आपके सामने है, इसमें पीओ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, घोलक का वाष्प दबाव, ये क्या है, एक नियत राशि है। पीओ एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर हम लोग घोलक का वजन स्थिर कर दे, घोलक के वजन को नहीं बदले भिन्न भिन्न घोल बनाने में, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एन भी कांस्टेंट हो जाएगा, कैपिटल एन एक नियत राशि हो जाएगी। तो वैसी स्थिति में अगर हम लोग दाईं तरफ से, इस समीकरण के दाएं से कांस्टेंट क्वांटिटीज को हटा दें, नियत राशियों को हटा दें, तो बराबर का चिन्ह बदल जाएगा, समानुपातिक इक्वल टू चेंज हो जाएगा किसमें, प्रोपोर्शनलिटी में। तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, पीओ माइनस पीएस इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन, अर्थात घोल के वाष्प दबाव का अवनमन घुल के मोलों की संख्या ग्राम अणुओं की संख्या अर्थात अणुओं की संख्या अर्थात घुल के कणों की संख्या के समानुपाती है। तो यहां सिद्ध हो गया कि घोल के वाष्प दबाव का अवनमन घुल के कणों की संख्या के समानुपाती होता है, ठीक है। इसलिए घोल के वाष्प दबाव का अवनमन एक अणु संख्य गुण है, यानी एन क्या होगा बाबू, घुल की ग्राम अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और ग्राम अणुओं की संख्या में अगर आप एवोगाड्रो नंबर से, कांस्टेंट क्वांटिटी से एवोगाड्रो संख्या से गुणा कर देंगे, तो ये बदल जाएगा अणुओं की संख्या में, और अणु तो और कुछ है, कणों की संख्या। इस प्रकार से यह सिद्ध हो गया कि घोल के वाष्प दबाव का अवनमन एक अणुसंख्य गुण है। अब हम लोग देखेंगे कि घोल के
क्वथनांक का उन्नयन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? घोल का एक अणुसंख्य गुण है। इसको हम लोगों को सिद्ध करना है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solution is a qualitative property of solution। इसको सिद्ध कर देना। आप थोड़ा पीछे से बात कीजिए। हमने बताया आपको कि घोल के क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? ये प्रयोग से ये पाया गया है कि घोल का क्वथनांक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से घोलक के क्वथनांक से अधिक होता है। तो मान लीजिए कि घोलक का क्वथनांक है T1 और घोल का क्वथनांक है T2। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है T1 और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है T2। तभी हमने कहा कि एक्सपेरिमेंट से पता चला कि T2 इज ग्रेटर देन T1 और इन दोनों का डिफरेंस दैट इज T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा TB, that is elevation of boiling point of solution। यानी घोल के क्वथनांक और घोलक के क्वथनांक का अंतर घोल के क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। और आपको याद होगा कि डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू CM। CM क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोलरिटी। मोलरिटी में घोल की सांद्रता और CM का मान होता है बाबू CM इज इक्वल टू हाउ मच? W इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, या डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू CM, या डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W इंटू 1000 upon a small m into capital W। यहां आप सारी राशियां जानते हैं, सारी क्वांटिटी जानते हैं, कई बार पहले भी चर्चा हुई है। फिर भी एक बार फिर से स्मॉल W क्या है? घुल्य का ग्राम में भाग, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स। स्मॉल m क्या है? घुल्य का अणु भाग, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। कैपिटल W क्या है? घोलक का ग्राम में भाग, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो ये इक्वेशन हम लोग को मिल रहा है, ये हम जानते हैं पहले से। बल्कि इसको भी छोड़ दीजिए, यहां से शुरू कीजिए। हम जानते हैं डेल्टा TB इक्वल टू दिस मच। आप देखिए इसमें
केबी को आप जानते हैं मोलर इलिवेशन कांस्टेंट। मोलर उन्नयन नियतांक है, यानी केबी क्या है? एक कांस्टेंट क्वांटिटी। यहां जो सामने 1000 दिख रहा है 1000, यह भी आप जानते हैं एक नियत राशि है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट m यह है, और कैपिटल W घोलक का ग्राम में भाग। तो यदि घोल हम बनाएं, यहां तक हो गया, केबी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और यदि घोलक का भार हम निश्चित कर दें, वेट ऑफ सॉल्वेंट कांस्टेंट हो जाए, तो ये इक्वेशन किस रूप में बदल जाता है? Therefore, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, या नो कॉन्स्टेंट्स को हटा देना है, नियत राशियों को हटा दें, इक्वल इज प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती है W अपॉन M, दैट इज डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n, मूल्य के मोलों की संख्या। तो डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू n, अर्थात मूल्य के मोलों की संख्या। और मोल क्या है? इसमें अगर गुणा कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, तो अणुओं की संख्या के समानुपाती। तो क्या देख रहे हैं कि इस समीकरण की सहायता से हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू n, अर्थात घोल के क्वथनांक का उन्नयन घुल्य के मोलों की संख्या, अर्थात घुल्य के अणुओं की संख्या, अर्थात घुल्य के कणों की संख्या के समानुपाती है। इस प्रकार से घोल के क्वथनांक का उन्नयन भी एक कॉलिगेटिव गुण है। अब हम लोग तीसरे पर चल रहे हैं। घोल के हिमांक का औनमन, हिमांक कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, और औनमन कहते हैं कमी, डिप्रीशन। तो घोल के हिमांक का औनमन घोल का एक अनुसंख्यक गुण है, यह हम लोगों को सिद्ध करना है। तो क्या हो गया? डिप्रेशन of freezing point, freezing point of solution is a colligative property of solution। आप याद कीजिए, पीछे आपने पढ़ा दूसरे लेक्चर कि थोड़ा सा फिर पीछे से जो आपने पढ़ा याद दिला रहे हैं। हिमांक किसको कहते हैं? हिमांक एक शब्द में है क्या? तापमान। वह तापमान जिस पर किसी द्रव को अगर आप ठंडा करें तो वो ठोस में बदलने लगे। तो हिमांक क्या है? किसी द्रव को ठंडा किए जाने पर जिस तापमान पर कोई द्रव ठोस में बदलता है, उस तापमान को द्रव का हिमांक कहा जाता है। और अगर ये द्रव, ये लिक्विड घोलक हो, सॉल्वेंट हो, तो हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, घोलक का हिमांक। और अगर ये द्रव घोल हो, ये हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, घोल का हिमांक। प्रयोग से यह पाया गया है कि
हिमांक T1 से कम होता है, यानी ढोलक का हिमांक अधिक होता है और ढोल का हिमांक कम होता है। इसी के डिफरेंस देखिए, ये क्या होगा, T1 इज ग्रेटर देन T2। ढोलक के हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट तथा घोल के हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं घोल के हिमांक का औनमन। यानी घोल के हिमांक का औनमन क्या है, घोलक का हिमांक और घोल के हिमांक का अंतर। घोलक के हिमांक और घोल के हिमांक के अंतर को घोल के हिमांक का औनमन कहा जाता है, जिसको हम लोग डेल्टा TF से सूचित करते हैं। ये संबंध आपने प्राप्त किया है, याद कीजिए, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू CM, या डेल्टा TF। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि CM का मान यहां दिखाई हुआ है बोर्ड पर, कितना होता है, KF इंटू W इंटू 1000 अपॉन स्मॉल f इंटू कैपिटल W। ये क्या है, घोल के हिमांक का औनमन। ये क्या है, मोलर अवनमन नियतांक, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, 1000 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर घोल बनाने में हम लोग हमेशा एक नियत वजन घोलक का लें, यानी कैपिटल W बराबर में, तो क्या हो जाएगा, ये कैपिटल W भी कांस्टेंट हो जाएगा अगर घोलक का भार हमेशा बराबर बराबर लेते हैं। तो क्या हो गया कि F कांस्टेंट, 1000 कांस्टेंट और कैपिटल W भी कांस्टेंट। दाईं तरफ से हम लोग सारे कांस्टेंट्स को हटा दें तो क्या हो जाएगा, वैसी स्थिति में ये हो जाएगा डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू हाउ मच, W अपॉन M। कांस्टेंट हट जाएगा तो क्या होगा, बराबर का चिन्ह समानुपाती के चिन्ह में बदल जाएगा। इक्वल टू के जगह पर इज प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा। और W अपॉन M क्या है, वो भूल्य के ग्राम अणुओं की संख्या, भूल्य के ग्राम अणुओं की संख्या, यानी क्या हो गया, डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। भूल्य के ग्राम अणुओं की संख्या अर्थात भूल्य के मोलों की संख्या अर्थात भूल्य के अणुओं की संख्या अर्थात भूल्य के कणों की संख्या। तो यह जो सामने आपके है, इससे यह सिद्ध होता है कि घोल के हिमांक का औनमन भूल्य के कणों की संख्या के समानुपाती होता है। अतः घोल के हिमांक का औनमन एक अणुसंख्य गुण है घोल का। तीन को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखने चल रहे हैं चौथा गुण, परासरण दबाव को। ये देखा जाए कि ये किस प्रकार से घोल का अणुसंख्य गुण है। घोल का परासरण दबाव
एक अनुसंख्य गुण है, यह सिद्ध करना। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ solution is a qualitative property of solution। तो इसको हम लोग अब सिद्ध करेंगे। याद कीजिए, कल जब घोल के परासरण दबाव के आधार पर हम लोग घुलने का अणु भार ज्ञात कर रहे थे, एक संबंध मिला था। देखिए, वहीं से शुरू करेंगे। हम जानते हैं, वास्तव में आप जानते हैं, कल इस पर चर्चा हुई थी, पाई वी इज इक्वल टू एन एस टी। पाई क्या है? पाई है घोल का परासरण दबाव, ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दबाव किसका? घोल। सब में आप घोल का मान के चलिए। वी क्या है? वी है घोल का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। टी क्या है? घोल का तापमान, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। और एस क्या है? घोल नियतांक, सॉल्यूशन कांस्टेंट। इसका मान गैस कांस्टेंट के मान के बराबर होता है। क्या होता है? एस का मान गैस कांस्टेंट, इसको कैपिटल आर से आप व्यक्त करते हैं। हाई स्कूल में आपने पढ़ा है, 11th में भी आपने पढ़ा है। तो एस का मान गैस कांस्टेंट के मान के बराबर होता है। अब हम लोग यहां पाई वी इज इक्वल टू एन एस टी, या और पाई इज इक्वल टू एन इंटू एस टी अपॉन वी। आप देखिए, एन क्या है बाबू? घुलने के मोलों की संख्या। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, बहुत बार सुन रहे हैं, आज भी आपने कई बार सुना। घुलने के मोलों की संख्या। लेकिन सब लिखा जा रहा है, तो इसको भी लिख दिया, नहीं तो नाराज हो जाएगा। तो देख लो, ये संबंध आपको पहले से पता है, पाई वी इज इक्वल टू एन एस टी। पाई इज इक्वल टू दिस मच, एन इंटू एस टी अपॉन वी। एस कांस्टेंट है। यदि हम लोग घोल का तापमान और आयतन, घोल का तापमान और आयतन स्थिर कर दें, नियत कर दें, कांस्टेंट कर दें, वो नहीं बदले, तो क्या हो जाएगा? अब क्या हो गया? एस कांस्टेंट हो गया, टी कांस्टेंट हो गया, वी कांस्टेंट हो गया।
ये सब के सब तीनों राशियां नियत हो गए। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, अगर दाएं से हम लोग सारे कांस्टेंट क्वांटिटीज को हटा दें, सारी नियत राशियों को हटा दें, तो क्या हो जाएगा, पाई इज प्रोपोर्शनल टू एम, यानी घोल का परासरण दबाव घुल्ले के मोलों की संख्या, घुल्ले के ग्राम अणुओं की संख्या, अर्थात घुल्ले के अणुओं की संख्या, अर्थात घुल्ले के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके समानुपाती है। घुल्ले के कणों की संख्या अधिक होगी तो घोल का परासरण दबाव अधिक होगा, और घोल में अगर घुल्ले के कणों की संख्या, अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या अधिक होगी तो परासरण दबाव भी अधिक होगा, और अगर n का मान कम होगा तो पाई का मान, परासरण दबाव का मान कम होगा। यानी परासरण दबाव घुल्ले के कणों की संख्या के समानुपाती होता है। इस प्रकार से यह भी सिद्ध हुआ कि घोल का परासरण दबाव भी घोल का एक अनुसंख्य गुण है। अगले दिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सबका सारांश थोड़ा सा देख लीजिएगा। हम लोग असामान्य अणुभार, एनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट पर चर्चा करेंगे। जो भी किताब आपके पास उपलब्ध हो उससे एक बार इसको देख लीजिएगा तो आपको सुविधा होगी, और उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स पर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।